ब्रेन, जिसके ऑथर है डेविड ईगलमैन। तो चलिए जानते हैं इस बुक समरी में आपके लिए क्या है। एक शानदार ब्रेनी बुक जो दिमाग के दरवाजे खोल दे। हमारा दिमाग बेहद रहस्यमय है। ये हमारे लिए जितना डीपली फेमिलियर है उतना ही स्ट्रेंज भी। आमतौर पर हम इसे एक ऐसा कॉकपिट मानते हैं जो हमारी ही पर्सनालिटी द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन किसी ओल्ड स्कूल फ्रूडियन से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने दिमाग का अध्ययन किया हो वो यही कहेगा कि इसे नियंत्रित करने में असली हाथ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बुरी चीज है। अगर हमें हर डिजायर, एक्शन और गेस्चर को कॉन्शियसली प्रोसेस करना होता तो जीवन असंभव हो जाता। यहाँ तक कि सिर्फ एक कप कॉफी पीने जैसे काम में भी हमारी हालत खराब हो जाती। लेकिन यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी उठते हैं, जैसे वास्तव में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें वैसा बनाती है जैसे हम हैं। हम डिसीजंस कैसे लेते हैं और नेचर की रियलिटी की कंक्लूजन्स तक कैसे पहुंचते हैं, और समय के साथ लोग इतने मौलिक रूप से क्यों बदल जाते हैं। यही वो जगह है जहां से बुक समरी आती है। वे ना केवल इन सवालों का जवाब देते हैं बल्कि वो आपके दिमाग को एक वाइड रेंजिंग टूर पर भी ले जाते हैं जो प्रेरणादायक होने के साथ साथ थॉट प्रोवोकिंग भी है। इस दौरान आप सीखेंगे कि लंदन के टैक्सी चालकों का दिमाग दूसरे लोगों से अलग क्यों है, कैसे स्मेल आपके मॉरल बिहेवियर की धारणा को बदल देती है, और क्यों बोटॉक्स आपको कम सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है। चैप्टर 1, आपके दिमाग में लगातार बदलते कनेक्शंस ही आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन उसमें एक निरंतरता है, वो ये कि लोग बदलते हैं। कभी कभी एक अच्छी शराब की तरह हम भी उम्र के साथ साथ बेहतर और मधुर होते जाते हैं, तो कभी कभी विनेगर के रूप में परिवर्तन होने वाले अंगूरों की तरह हम भी साउर और कठोर हो जाते हैं। आपने भी समय के पर्सनालिटी बदलने वाले प्रभावों का अनुभव किया होगा। क्या आपने स्कूल के समय की किसी पुराने फ्रेंड से मिलकर आपको यह आश्चर्य हुआ है कि जिस व्यक्ति को आप कभी अच्छे से जानते थे उसे ये क्या हो गया? कोई इतना कैसे बदल सकता है? इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है? तो दोस्त, ये सब इसी बारे में है कि समय के साथ मस्तिष्क कैसे बदलता है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे दिमाग लगातार नए कनेक्शन बनाने और नई सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट करने में जुट जाता है। ये हमारी पर्सनालिटीज को आकार देता है। 2 साल के बच्चे का उदाहरण लेते हैं। उसके दिमाग में ब्रेन सेल्स तो समान ही होती है, लेकिन जानकारी प्रसारित करने वाले सिनेप्सिस कनेक्शंस किसी वयस्क से दुगुने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम उन सिनेप्सिस कनेक्शंस को खो देते हैं जिन्हें कांस्टेंट रिपीटेशन से रीइंफोर्स नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए किसी भाषा के बारे में सोचिए। आपको विदेशी भाषा की आवाज की नकल या डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि बचपन में उस भाषा से एक्सपोज नहीं हुए थे। ये बात आमतौर पर पर्सनालिटी पर ज्यादा लागू होती है। आपके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस उन सभी चीजों का परिणाम है जिनसे आप कभी न कभी रूबरू हुए हैं। आसान शब्दों में कहे तो हर वो व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, वो फिल्में जो आप देखते हैं, वो किताब जो आप पढ़ते हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं और तय करते हैं कि आप कौन हैं। इसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये रिपीटेशन द्वारा मस्तिष्क की सीखने की क्षमता दर्शाने वाली एक फैंसी टर्म है। एक ऐसी क्षमता जो निश्चित रूप से सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। एडल्ट ब्रेन्स भी बदलाव में सक्षम है। इस तथ्य की पुष्टि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी की गई है। उन्होंने शहर के कुछ टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग को स्कैन किया और पाया कि उनके दिमाग में अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बड़े हिप्पोकैम्पी है। दरअसल हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जो स्पेटियल मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। एक्सप्लेनेशन, दरअसल इन टैक्सी ड्राइवरों के पास नॉलेज है। लंदन की 25,000 गलियों, 20,000 लैंडमार्क्स और 320 विभिन्न रास्तों की एक प्रिसाइज मेमोरी, जिसे उन लोगों ने 4 साल के प्रशिक्षण के दौरान हासिल किया है। अपनी मेमोरीज की एक्सरसाइज करने में, इतना समय बिताने में इन कैब ड्राइवरों ने अपने दिमाग में कई मजबूत कनेक्शन बना लिए हैं। ये काफी हद तक एक कसरत की तरह है जिससे दिमाग का एक टारगेटेड एरिया लगातार इस्तेमाल होने की वजह से विकसित हो जाता है। इस तरह के बदलाव का हमारी पर्सनालिटी पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। आपने चार्ल्स विटमैन के बारे में सुना होगा, जिसने अपनी पत्नी और मां की हत्या कर दी थी।
और फिर 1967 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एक टावर से एक राइफल से 13 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि आप जो बात नहीं जानते होंगे वो ये है कि उसकी मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके दिमाग में ट्यूमर पाया गया। ये ट्यूमर उसके दिमाग के उस हिस्से में स्थित था जो डर और आक्रामकता के लिए जिम्मेदार है। चैप्टर 2, आपका सेंस ऑफ रियलिटी आपके दिमाग द्वारा सेंसरी डेटा के इंटरप्रिटेशन को रिफ्लेक्ट करता है और यह ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया वास्तव में जैसी है हम उसे वैसे ही देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग पर जोर देकर उस अनुभव को सोचे जब आपने पिछली बार एक ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन को देखा था जिसने आपके मस्तिष्क में अचानक से एक नई छवि दर्ज की थी। एक प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर बतख की तस्वीर को दर्शाने वाला चित्र अचानक से खरगोश को चित्रित करता हुआ भी लग सकता है। यह दिखाता है कि हमारा ब्रेन कैसे रियलिटी को लेकर अपना मत बदल सकता है। इसकी एक वजह यह है कि ब्रेन नई जानकारी प्राप्त करता है। दुनिया को लेकर आपकी समझ सिर्फ आपके मस्तिष्क का ही प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये स्मेल, टेस्ट और साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए मेडल विनिंग पैरालंपिक स्कीयर माइक मे को ही ले लीजिए। माइक ने 3 साल की उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी। अपने 40s में उन्होंने अपनी दृष्टि को रिस्टोर करने के लिए सर्जरी करवाई, लेकिन अपनी आईसाइट वापस पाना उनके लिए कोई वरदान साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो उल्टा तनाव और डर महसूस करने लगे। वो अपने बच्चों को भी पहचान नहीं रहे थे और अब अचानक से स्कीइंग भी उन्हें बहुत मुश्किल काम लगने लगा। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका मस्तिष्क देखना सीख ही नहीं पाया था। वो अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहने का इतना आदी हो चुका था कि अब वो किसी भी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बचपन में ही विजुअल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी खोने की वजह से उनका मस्तिष्क अन्य इंद्रियों के इस्तेमाल में निपुण हो गया था। हमारी आंखें मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले वीडियो कैमरों की तरह नहीं है। दरअसल हमारी साइट तो असल में इन दोनों ऑर्गन्स के बीच का एक कोलैबोरेशन है। इसका मतलब ये है कि आपका सेंस ऑफ रियलिटी आपके ब्रेन द्वारा इंटरप्रेट की जाने वाली इंफॉर्मेशन का ही नतीजा है। सिंथेसिया के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सेंसरी परसेप्शंस एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप हो जाते हैं। जिन लोगों में ये एबनॉर्मलिटी होती है वो किसी पृष्ठ पर लिखे गए शब्दों का स्वाद लेने और म्यूजिक को कलर के रूप में सुनने जैसे अनुभव होने का दावा करते हैं। ऐसे मामलों में मस्तिष्क का वो हिस्सा जो आमतौर पर तब रिएक्ट करता है जब कोई सनसेट के कलर्स की तारीफ करता है, वो ऐसे मामलों में म्यूजिक सुनने पर भी ट्रिगर हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि सिंथेसिया से जूझ रहे लोग केवल भ्रमित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसरी ऑर्गन्स दिमाग को वो जानकारी प्रदान करते हैं जिन्हें रियलिटी के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन ये जानकारी बाहरी दुनिया की एक धारणा से ज्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर 3, अधिकतर डिसीजन सबकॉन्शियसली लिए जाते हैं। आपके एक्शंस पर आपका कितना कंट्रोल है? अधिकतर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की तरह ही इस सवाल का उत्तर भी इसी बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस सेल्फ को अपने ही कंट्रोल में मानते हैं तो सच्चाई ये है कि आपका आपके दिमाग के उस हिस्से तक बहुत कम कंट्रोल है जो स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है। लेकिन ये उतना अटपटा भी नहीं है जितना सुनने में लग सकता है। दरअसल ये हमारे नॉर्मली फंक्शंस करने के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ बातें करना या एक कप कॉफी पीने के लिए भी हर छोटे छोटे मूवमेंट पर फोकस करना पड़े तो ये मामूली काम भी कितना मुश्किल हो जाता। ऐसे एक्शंस के इतने चुनौतीपूर्ण ना होने की एकमात्र वजह यह है कि प्रैक्टिस्ड स्किल्स सबकॉन्शियसली परफॉर्म की जाती है। सीधे शब्दों में अगर कहे तो आप चीजों को करने में तब बेहतर होते हैं जब आप उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्टिन नेबर को ही ले लीजिए। ऑस्टिन एक 10 वर्षीय चैंपियन स्पोर्ट्स स्टैकर है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी घड़ी से प्रतिस्पर्धा करते हुए कप्स को डिफरेंट शेप्स में स्टैक करते हैं। ऑस्टिन और ऑथर को मस्तिष्क की गतिविधि मानने वाली ईईजी मशीनों से जोड़ा गया और उन्हें एक कप स्टैकिंग रूटीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया। ये ऑथर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं थे। इस टास्क को पूरा करने में उनके ब्रेन ने भारी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम की। वही दूसरी ओर ऑस्टिन का ब्रेन रेस्ट में था। उसने इस तरह की रूटीन इतनी बार की है कि उसके दिमाग का स्ट्रक्चर फिजिकली बदल गया है।
अब कब्ज को स्टैक करने के लिए उसके कॉन्शियस ब्रेन को एंगेज होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप कुशलता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तब कॉन्शियस एफर्ट वास्तव में गलतियों की ओर जाता है। उदाहरण के लिए बेसबॉल खिलाड़ी जब बॉल को हिट करने से पहले इसके लिए कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते। ये सही भी है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतना तेज नहीं होता कि वो हाई स्पीड से आती बॉल की गति का सही आकलन करके ये निर्धारित कर सके कि बैट को स्विंग कब करना है। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड सारा खेल संभालता है, तब भी जब आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी नहीं खेल रहे हो। ये बिल्कुल डेली लाइफ के डिसीजंस लेते वक्त अपने कंट्रोल में रहने जैसा ही है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जॉफ्री मिलर ने अपने एक अध्ययन में यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि स्ट्रिप क्लब्स में फीमेल डांसर्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग स्टेप्स में कितना पैसा कमाती है। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब डांसर्स ओव्यूलेटिंग फेज में हो, यानी जब वो फर्टाइल होती है, तो पुरुष उन्हें दूसरी डांसर्स की तुलना में तकरीबन डबल टिप्स देते हैं। इसके पीछे मिलर का तर्क ये है कि पुरुष महिलाओं के अपीयरेंस के एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने से होने वाले बदलावों को सबकॉन्शियसली भाप लेते हैं। कई अन्य अध्ययन भी यही निष्कर्ष दर्शाते हैं। आपके द्वारा सामने वाले के बिहेवियर को इमोरल मानने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है अगर उस वक्त हवा में कोई दुर्गंध फैली हो। इसी तरह यदि हाथ में एक गर्म ड्रिंक हो तो व्यक्ति दूसरों को अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में दूसरों को गर्मजोशी से बताने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की सबकॉन्शियस एक्टिविटी के लिए यूज होने वाली टेक्निकल टर्म प्रिमिंग कहलाती है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि सेंसरी डेटा हमारे परसेप्शंस को प्रभावित करता है, तब भी जब हम इसे लेकर अवेयर नहीं होते हैं। चैप्टर 4, हमारे डिजायर्स, डोपामाइन और शॉर्ट टर्म गेन को लेकर दिमाग के प्रेफरेंस ही हमारी डिसीजन मेकिंग को आकार देते हैं। एक साधारण सवाल जैसे कौन से शूज पहने जाए से लेकर करियर से जुड़ी लाइफ डिफाइनिंग चॉइसेस तक हमारी जिंदगी डिसीजन से भरी हुई है। तो यहाँ हमें ब्रेन के बारे में क्या पता चलता है? आइए इस बात पर एक नजर डालते हैं कि लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं। दरअसल जब तक कोई निर्णय नहीं ले लेते तब तक ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में सेंसरी और इमोशनल फीडबैक्स ट्रिगर होते हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा के सवाल जैसे आज लंच में क्या लिया जाए, ये भी दिमाग की इंटेंस न्यूरल एक्टिविटी को उत्तेजित कर सकता है। माइनस्ट्रोन और ब्रोकली सूप में से किसी एक को चुनने के बारे में सोचना भी सभी तरह के सेंसरी एंड इमोशनल एसोसिएशंस को एक्टिव कर सकता है। ये एक फीडबैक लूप बना सकता है। यदि आप अपने निर्णय का आनंद लेते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि भविष्य में इस तरह की चॉइसेस को लेकर डिसीजन लेने के लिए की जाने वाली आर्गुमेंट का हिस्सा बन जाता है। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि दिमाग और शरीर ऐसे केसेस में कितने क्लोजली वर्क करते हैं जहां इन दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाता है। टैमी मायर्स इन्हीं का ही उदाहरण ले लीजिए। एक मोटर बाइक दुर्घटना में उनके दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो गया जो उनकी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति के लिए जिम्मेदार था। इसका मतलब ये हुआ, इस घटना के बाद वो ये नहीं बता पाती थी कि वो थकान महसूस कर रही है या संतुष्टि, वो प्यासी है या उत्तेजित। उनके दिमाग का कम्युनिकेशन इस कदर टूट चुका था कि वो अब डिफरेंट ऑप्शंस को ठीक से कंपेयर भी नहीं कर पाती है। डिसीजन मेकिंग को आकार देने वाला एक अन्य फैक्टर ब्रेन द्वारा शॉर्ट टर्म गेन को प्रेफरेंस दिया जाना भी है। दरअसल ब्रेन किसी इमेजिनरी फ्यूचर के लिए वेट करना पसंद नहीं करता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए काल्पनिक लाभों के बजाय तुरंत मिलने वाले लाभ को ज्यादा प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि लोग कम ब्याज वाले ऐसे लोन ले लेते हैं जिन्हें चुकाने में वो असमर्थ होते हैं, और इसी वजह से विवाहित लोग अफेयर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसका बाद में उन्हें भी पछतावा होता है। तो आप इस टेम्पटेशन को टालकर कैसे लंबा गेम खेल सकते हैं? इसका एक तरीका है कि आप यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट ये साइन कर ले। एक ग्रीक लेजेंड के मुताबिक यूलिसिस एक जहाज का कप्तान था जो एक ऐसे आइलैंड के पास पहुंच गया था जहां पर साइरेंस रहते थे। साइरेंस ऐसे खतरनाक क्रीचर्स थे जिनका मधुर संगीत नाविकों को हिप्नोटाइज करके उन्हें हिडन रॉक्स की तरफ आकर्षित करता था, जिससे टकराकर उनके जहाज डूब जाते थे। एक और जहां अन्य सेलर्स अपने कान में कॉटन ठूसकर साइरेंस के संगीत को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे, तो वही यूलिसिस ने अपने क्रू से कहकर खुद को जहाज के मस्त से ही बंधवा दिया ताकि वो किसी भी स्थिति में जहाज को साइरेंस की ओर ना मोड़े, और इससे वो ये कहानी सुनाने के लिए जीवित बच गया। इस एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हैं? मान लीजिए आप अपने नए वर्कआउट शेड्यूल में स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, तो क्यों ना खुद को हर रोज जिम में अपने फ्रेंड से मिलने के एग्रीमेंट में बांध ले। अगर आप अपने एग्जाम्स के दौरान फेसबुक से दूर रहना चाहते हैं तो आप अपनी किसी दोस्त से अपना पासवर्ड बदलवा ले। स्मोकिंग छोड़नी है तो अपने सिगरेट्स और लाइटर्स को कचरे में डाल दें। चैप्टर 5,
सोशलाइजेशन ब्रेन के मेन फंक्शंस में से एक है और ये हमारे समूह के अस्तित्व की संभावना को भी बूस्ट करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ये तथ्य हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से भी रिफ्लेक्ट होता है। हम लगातार दूसरे लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारे ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन नहीं। हम ये कैसे करते हैं? एम्पैथी, इस इमोशन के जरिए से अन्य लोगों और उनकी भावनाओं से रिलेट कर पाने की एबिलिटी से। एम्पैथेटिक होना पूरी तरह से मिररिंग के बारे में ही है। जब हम अन्य लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि हमारे दिमाग को पता चल सके कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि मैरिड कपल्स अक्सर वक्त के साथ एक जैसे दिखने लगते हैं। कई सालों तक एक दूसरे के चेहरे के भावों की मिररिंग करने से असल में उनके अपीयरेंस में भी बदलाव आने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके रिंकल पैटर्न भी एक जैसे होने लगते हैं। ऑथर ये पता लगाना चाहते थे कि इस तरह की मिररिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसे लोगों के समूह को चुना जिनने कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल बोटॉक्स लिया था और जिन्होंने नहीं लिया। प्रतिभागियों को चेहरे की मसल मूवमेंट को मेजर करने वाले उपकरणों से जोड़ने के बाद ऑथर ने उन्हें डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस वाली कई तस्वीरें दिखाई। इस दौरान उन्होंने देखा कि जिन प्रतिभागियों ने बोटॉक्स किया था वे ना सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस के मामले में कम गतिशील थे बल्कि वो दूसरों के इमोशंस को समझने में भी काफी असफल साबित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरों के चेहरे के इमोशंस की मिररिंग करके ही उन्हें समझते हैं। एम्पैथी इस बात को भी प्रभावित करती है कि हम उन लोगों से कैसे रिलेट करते हैं जो एक आउट ग्रुप के हैं, मतलब वे लोग जो हमारे जैसे नहीं हैं और इसलिए हमारे सपोर्ट को कम डिजर्व करते हैं। नीदरलैंड के लीडन विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पार्टिसिपेंट्स को बेघर लोगों की तस्वीरें दिखाई गई। प्रतिभागियों ने साधारण लोगों के बारे में सोचने और उनसे इंटरेक्शन करने के मुकाबले बेघर लोगों की तस्वीरें देखते हुए बहुत कम ब्रेन एक्टिविटी रजिस्टर की। यदि सख्त शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने इन बेघर पुरुषों और महिलाओं को वस्तुओं के रूप में देखा। मीडिया के आउटलेट और प्रोपेगेंडा अक्सर लोगों की नजर में अन्य लोगों को नीचा दिखाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूगोस्लाविया में 1990 के दशक की शुरुआत में सर्बियन मीडिया चैनल्स ने मुस्लिम आबादी के प्रति नफरत को उकसाने के लिए डिजाइन की गई स्टोरीज को दिखाना शुरू किया। सर्बियन मीडिया द्वारा ऐसे दावे भी किए जाने लगे कि मुस्लिम सर्बियाई बच्चों को चिड़ियाघरों में शेरों को खिला रहे थे। इस सब का उद्देश्य ये था कि दर्शक मुसलमानों को एक ऐसे आउटग्रुप की तरह देखे जो किसी भी तरह की सहानुभूति को डिजर्व नहीं करते हैं। चैप्टर 6, टेक्नोलॉजी ब्रेन की फंक्शनिंग को सपोर्ट तो कर सकती है लेकिन इसकी जगह नहीं ले सकती। हम अभूतपूर्व न्यूरोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल विकास के युग में रहते हैं जो बीते कल की वाइल्डेस्ट साई-फाई फैंटेसीज को भी शर्मसार कर सकता है। इस तथ्य को ही ले लीजिए कि अब हम जानते हैं कि दिमाग नॉन बायोलॉजिकल सिग्नल्स को भी अडेप्ट कर सकता है। ये वास्तव में क्रांतिकारी खोज है और हम अभी भी नहीं जानते हैं कि ये हमारे जीवन को किस कदर बदल सकती है। इसी तरह कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में सोचिए। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बहरेपन से जूझ रहे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये डिवाइसेस ब्रेन तक एक डिजिटल सिग्नल पहुंचाती है। ये काफी हद तक एक बिल्कुल नई भाषा सीखने जैसा है। यह सिग्नल अपने आप में अर्थहीन है, लेकिन जब इसे दूसरे सेंसेस से क्रॉस रेफरेंस किया जाता है तो मस्तिष्क इसे सुनना शुरू करता है। यह इस संभावना को भी जन्म देता है कि हम जल्द ही अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन ब्रेन में सीधे अपलोड करने में सक्षम हो सकते हैं। कल्पना करें कि आपको मौसम के पूर्वानुमान, ट्रैफिक अपडेट और पुश नोटिफिकेशंस आपके दिमाग के अंदर ही मिल जाएं। इसके बाद आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। मानव शरीर बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में सरवाइव करने के लिहाज से बहुत कमजोर है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को एक अधिक टिकाऊ मशीन में डिजिटली अपलोड कर सके? अंतरिक्ष की सीमाएं अचानक से व्यापक रूप से खुल जाएंगी। किसी दिन हम मस्तिष्क को बंद करके कई लाइट ईयर्स ट्रैवल करने और फिर स्पेसक्राफ्ट के अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद इसे दोबारा रिबूट करने में भी सक्षम हो सकते हैं। फिलहाल कंप्यूटर इस तरह के करतब दिखाने के लिए काबिल होने के करीब भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सोचने के कई कारण हैं कि वे निकट भविष्य में ऐसे हो सकते हैं। आखिरकार आज कंप्यूटिंग पावर 20 साल पहले की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई है। हमारे दिमाग को कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज से जोड़ना मानवता के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये पूरी तरह से एक नए युग की शुरुआत होगी, एन एज ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म। लेकिन टेक्नोलॉजीज कितनी ही एडवांस होकर ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट या रिप्लेस करने में सक्षम क्यों ना हो जाए, वो ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस करने के काबिल कभी नहीं होगी। जैसा कि फिलोसोफर जॉन सिरल ने 1980 के दशक में तर्क दिया था,
कि कंप्यूटर्स कार्यों को पूरा करने के मामले में आसानी से मनुष्यों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन वे जागरूकता विकसित नहीं कर सकते हैं। इसे इस तरह से सोचें, जब आप गूगल से कोई सवाल पूछते हैं तो वो आपको समझाता नहीं है, बल्कि वो एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है जो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को एनालाइज करता है। एक विशाल डेटाबेस होने की वजह से यह आपके सवालों के जवाब देने में मदद करता है, लेकिन ये वास्तविक जागरूकता से बहुत दूर है। फाइनल समरी, इस बुक समरी का सारांश, इसका की मैसेज, इसका प्रमुख संदेश हमें यह सिखाता है कि हर वो चीज जिसे आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसका आपने अनुभव किया है, वो ये फॉर्म करती है कि आप कौन हैं। विशेष रूप से एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन में रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं और ये आपकी पर्सनालिटी पर एक स्थायी निशान छोड़ता है। इसी तरह से ये दुनिया को लेकर आपके दिमाग के नजरिए को आकार देता है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। आप अपने ब्रेन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें ये बताते हैं कि कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन अब और कॉमन होगा, जो एक नई ट्रांसह्यूमन एज की नींव रखेगा। हालांकि भले ही मशीनें हमारे दिमाग को एनहांस कर सके, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज द ब्रेन। द ब्रेन, ये बुक समरी जिसके ऑथर है डेविड ईगलमैन। हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें।